आखिर भारतीय न्यायालय ने एक बार फिर एक पति, एक पिता, एक बेटे, एक इंसान को उम्र कैद का दंड दे दिया। इतनी कोशिश की हमारे और हम जैसे कई चैनलों ने यासीन मलिक जैसे कई हैवानों को मानव रूपी दिखाने की, क्या कुछ नहीं किया। कभी सेपरेटिस्ट, कभी हेडमास्टर का बेटा, कभी धोनी का फैन। वैसे तो मेरी पीड़ा इतनी अधिक है कि मन तो कर रहा है कि घर में रखे कैस्ट्रोल इंजन ऑयल को एक साथ गटक जाऊं, परंतु जैसे इंजन ऑयल दिमाग में आता है तो याद आती है भारतीय सेना की वो गाड़ी, और उस गाड़ी के आगे मधा वो पत्थरबाज जिसे जवानों ने मरगिल्ले कुत्ते की तरह बांध के पूरी घाटी में घुमाया था। बरखा जी ने एक तरह से यह कह दिया था कि अपनी बहन बेटियों के बलात्कार और अपने बूढ़े और बच्चों के क्लाशनिकोव की गोलियों से छलनी शवों के लिए वही कश्मीरी हिंदू जिम्मेदार था जिसने घाटी की सारी नौकरियों पर कब्जा कर लिया था। और बेचारे यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे कर्मठ युवा केवल पेपरों की तैयारी करते रह गए। मतलब अगर यासीन जी अगले 30 वर्ष जीते हैं तो 30 के 30 वर्ष वे तिहाड़ में बिताएंगे। इससे तो न्यायालय और सुरक्षा एजेंसियों की जीत हो जाएगी। मैं तो चाहूंगा कि यासीन जी जिस प्रकार बाहर आजाद रहे वे जेल में भी आजाद रहे। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे हफ्ते भर के अंदर अंदर जेल में जहर खाकर आत्महत्या कर लें। जब महामहिम अरविंद केजरीवाल से इस विषय में टिप्पणी मांगी गई तो अरविंद जी गजनी फिल्म के संजय सिंघानिया रूपी अवतार में आते हुए बोले कि कौन यासीन, किसका मलिक, ये क्या वीना मलिक का भाई है क्या? कश्मीर में तो सेब की खेती हो है, मतलब यासीन मलिक किसान है। मतलब यू सरकार किसानों को उम्र कैद दिलवारी। हमने तो पहले इनू कही अगर यू सरकार किसान विरोधी है, आंदोलन होगा, युद्ध होगा। लाला यहाँ कुलैया मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स ट्रैक्टर भी तो ऑर्डर करने हैं आंदोलन के लिए। मेरे सवाल को सुनकर भावी प्रधानमंत्री ने अल्प विराम के नाम पर 1.5 मिनट लंबा पूर्ण विराम ले लिया, जिससे मुझे कोई बड़ी शिकायत नहीं है, क्योंकि यह आशा रखना कि राहुल जी को अल्प विराम और पूर्ण विराम में अंतर पता होगा वैसा ही है जैसे यह आशा रखना कि देश के लाखों लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर एक आतंकी हत्यारे की उम्र कैद को फांसी में बदलने की मांग को इस देश के न्यायालय द्वारा सुना जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है पुलकित और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाल ही में दिल्ली के पटियाला कोर्ट द्वारा टेरर फंडिंग के मामले में आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद का दंड दिया गया। हालांकि इसे लेकर देश में एक बड़ी जनसंख्या गुस्से में है और वे चाहते हैं कि इस आतंकी को फांसी के नीचे कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। परंतु हम ये भी जानते हैं कि देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पेट में इस उम्र कैद के दंड को लेकर भी मरोड़ उठ रही होगी। हमने जब इस विषय में कुछ लोगों से बातें की और उनके विचार जानने का प्रयास किया तो हमें कुछ ऐसी टिप्पणियां मिली। सबसे पहले हमने पत्रकारिता के युधिष्ठिर यानी कि आदरणीय रवीश कुमार जी से बात की, जिसमें उन्होंने हमसे कहा, आज मन उदास है, पीड़ा के मारे चीखने को सा जी चाहता है। दिल तो कर रहा है कि अपना वही कुर्ता फाड़ कर आपको अपने दिल का दर्द दिखाऊं जिस कुर्ते को मैंने प्राइम टाइम पर नोट गिरते हुए आपको दिखाया था। पर मेरे बॉस मेरे इस विचार से सहमत नहीं लग रहे हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि मान जाओ रवीश, चैनल को वैसे ही पैसों की शॉर्टेज चल रही है, कितने कुर्ते खर्च करोगे अपने छटाक बटा 3 के प्राइम टाइम के लिए? इतना बजट नहीं है तुम्हारे शो का। वैसे भी अब ले दे के 25-30 लोग देखते हैं, क्योंकि आधी से ज्यादा देश को तो तुमने टीवी मत देखिए कह के एनडीटीवी अनसब्सक्राइब करा दिया है। बॉस ने यह भी कहा कि घोटाले के मामले अभी भी गर्म है तो यह कुर्ता फाड़ने वाला नहीं हो पाएगा, आप कोई और आइडिया सोचिए। वैसे तो मेरी पीड़ा इतनी अधिक है कि मन तो कर रहा है कि घर में रखे कैस्ट्रोल इंजन ऑयल को एक साथ गटक जाऊं, परंतु जैसे इंजन ऑयल दिमाग में आता है तो याद आती है भारतीय सेना की वो गाड़ी, और उस गाड़ी के आगे मधा वो पत्थरबाज जिसे जवानों ने मरगिल्ले कुत्ते की तरह बांध के पूरी घाटी में घुमाया था। हाँ, मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि रवि जी आपके घर में इंजन ऑयल क्यों रखा है। वो क्या है ना, कभी कभी जुबैर का आना जाना लगा रहता है। जब से उसने वो जय श्री राम न बोलने पर हिंदू युवकों ने बूढ़े मुस्लिम को पीटा वाली फेक न्यूज चलाई है, उसका लोनी थाने में पेशी होती रहती है, तो बेचारा आता है कभी कभी दुख बांटने। पर आज विषय अलग है। आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी पीड़ा का विषय क्या इस फांसीवादी मोदी सरकार द्वारा 421वीं बार फिर से लोकतंत्र और संविधान दोनों का डबल मर्डर कर देना है? तो मैं कहूंगा कि नहीं। इस बार मेरी इन भीगी पलकों और लेजी राइटिंग का कारण मोदी योगी संघ नहीं है, बल्कि देश का न्यायालय है। आखिर भारतीय न्यायालय ने एक बार फिर एक पति, एक पिता, एक बेटे, एक इंसान को उम्र कैद का दंड दे दिया। इतनी कोशिश की हमारे और हम जैसे कई चैनलों ने यासीन मलिक जैसे कई हैवानों को मानव रूपी दिखाने की, क्या कुछ नहीं किया। कभी सेपरेटिस्ट,
कभी हेडमास्टर का बेटा, कभी धोनी का फैन। सुश्री बरखा जी ने तो सारी हदें पार करते हुए स्वयं नरसंहार को क्लीन चिट दी थी। बताया था कि कैसे नरसंहार के लिए कश्मीरी हिंदू स्वयं ही जिम्मेदार थे। बरखा जी ने एक तरह से यह कह दिया था कि अपनी बहन बेटियों के बलात्कार और अपने बूढ़े और बच्चों के क्लाशनिकोव की गोलियों से छलनी शवों के लिए वही कश्मीरी हिंदू जिम्मेदार था जिसने घाटी की सारी नौकरियों पर कब्जा कर लिया था। और बेचारे यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे कर्मठ युवा केवल पेपरों की तैयारी करते रह गए। इतनी मेहनत, इतने प्रयासों के बाद भी पटियाला कोर्ट ने यासीन जी को उम्र कैद की सजा दे दी। उम्र कैद यानी अब यासीन जी सारी उम्र जेल में बंद रहेंगे। मतलब अगर यासीन जी अगले 30 वर्ष जीते हैं तो 30 के 30 वर्ष वे तिहाड़ में बिताएंगे। इससे तो न्यायालय और सुरक्षा एजेंसियों की जीत हो जाएगी। मैं तो चाहूंगा कि यासीन जी जिस प्रकार बाहर आजाद रहे वे जेल में भी आजाद रहे। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे हफ्ते भर के अंदर अंदर जेल में जहर खाकर आत्महत्या कर लें, ताकि उनकी रूह उन्हें सजा देने वाले जज के घर के बाहर जाकर गंगम स्टाइल डांस कर सके और जज समेत पूरे देश को यह बताए कि देखो यासीन जीत गया, उम्र कैद की सजा को उसने 1 हफ्ते की सजा बना दिया। गौचा। वैसे मन अभी भी उदास है, कर तो कुछ नहीं सकता हूं, पर वही हर बार की तरह हजारों लानतें भेजूंगा जज की उस कलम को जिसने यह निर्दयी निर्णय सुनाया। आगे की प्रतिक्रिया जानने से पहले एक विशेष सूचना, अगर आप यासीन मलिक के लिए जहर स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए नंबरों पे पेटीएम, फोन पे, यूपीआई किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता दें। हम रवीश जी जैसी बड़ी संस्था तो नहीं है तो तिहाड़ जाकर उन्हें जहर तो नहीं पहुंचा पाएंगे, पर आपके द्वारा दिए गई धनराशि से हम ऐसे मारक वीडियोस बनाते रहेंगे और यह प्रयास जारी रखेंगे कि यासीन टाइप आतंकी जहर ना सही फंदा खाकर अवश्य मरते रहे। रवीश जी के बाद जब हमने यासीन मलिक की सजा के विषय में दिल्ली के वर्ल्ड बेस्ट मुख्यमंत्री, नहीं माफ कीजिएगा, वर्ल्ड बेस्ट मुख्यमंत्री का अवार्ड तो महाराष्ट्र गया था, इनके हिस्से कुछ ऐसा सपोर्टिंग एक्टर टाइप आया होगा। तो जब महामहिम अरविंद केजरीवाल से इस विषय में टिप्पणी मांगी गई तो अरविंद जी गजनी फिल्म के संजय सिंघानिया रूपी अवतार में आते हुए बोले कि कौन यासीन, किसका मलिक, ये क्या वीना मलिक का भाई है क्या? जब उन्हें बताया गया कि यासीन मलिक 1990 में हुए कश्मीरी हिंदू नरसंहार और घाटी में वर्षों से चल रहे आतंकवाद का दोषी है तो केजरीवाल जी के भीतर का जॉनी लीवर फिर जागा और उन्होंने सर खुजलाते हुए पूछा, कौन सा आतंकवाद, कैसा नरसंहार जी? इसके बाद उन्हें किसी ने बताया कि वही नरसंहार जिस पर बनी फिल्म को आपने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर अपने मंत्रियों के साथ बेशर्मी से दांत चियारते हुए झूठा बता दिया था। इस पर ईमानदारी की दुनिया के चाल सोबराज केजरीवाल बोले कि हां तो यही तो बात है, फिल्म झूठी मतलब नरसंहार झूठा, नरसंहार झूठा तो कहे की अराजकता और कैसा आतंकवाद, पूरा का पूरा मामला ही झूठा है जी। तो यासीन मलिक को सजा क्यों दे रहे हो? पता है मुझे क्या लगता है, इसके पीछे ना मोदी जी का हाथ है, इसके पीछे भाजपा का हाथ है और मुझे तो यह भी लग रहा है कि इसके पीछे दिल्ली के एलजी का हाथ है। इसीलिए तो दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने हाल ही में अपना एलजी का पद छोड़ा है। देख लो जी, मैंने अपनी शेरलॉक समान बुद्धि और तेज का उपयोग करके 2 मिनट में केस सॉल्व कर दिया। यासीन मलिक को जेल से निकालो और मोदी जी, अमित शाह, एलजी और पूरी भाजपा को डाल दो तिहाड़ जेल में। ऑफ कैमरा केजरीवाल जी ने हमसे यह भी कहा कि हो सके तो ये भगवंत पर भी कोई झूठा केस ठुकवा के इसे भी अंदर करवा दो यार, हमें कोई मौका तो मिले क्यूटी पाई चड्डा को पंजाब की कमान सौंपने का। उसके बाद केजरीवाल जी को पंजाब के कमिश्नर साहब का फोन आ गया तो हमारी डू पॉलिटिक्स की टीम ने वहां से सरक लेने में ही अपनी भलाई समझी। सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पे रोस्ट बनते रहें तो कृपया करके नीचे दिए गए नंबरों पे इतना आर्थिक सहयोग दें कि मेरी जमानत के लायक धनराशि इकट्ठा हो सके। साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अजीत भारती ब्रो के इनबॉक्स में जाकर उनसे अनुरोध करें कि कृपया करके मेरी तनख्वाह कम से कम 2 लाख रुपए की जाए। बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं मेरे को। हम दिल्ली के सत्ता के गलियारों में घूम ही रहे थे कि वहां हमें एक और शख्सियत मिली जिनसे हमने यासीन मलिक की सजा को लेकर टिप्पणी मांगी तो उन्होंने कहा, यासीन मलिक कश्मीर में तो सेब की खेती हो है, मतलब यासीन मलिक किसान है, मतलब यू सरकार किसानों को उम्र कैद दिलवारी। हमने तो पहले ही कही अगर यू सरकार किसान विरोधी है, आंदोलन होगा, युद्ध होगा। लाला या कुलैया मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स ट्रैक्टर भी तो ऑर्डर करने हैं आंदोलन के लिए। जब उन्हें बताया गया कि यासीन मलिक कोई किसान विसान नहीं, आतंकी और हजारों लोगों की हत्याओं का दोषी है तो उन्होंने कहा कि किसान आतंकी कैसा हो सका है, नू बताओ तुम मुझे। आतंकी तो भाजपा सरकार है, यू साजिश लग रही मुझे,
संघघात है इसके पीछे। जब हमने उन्हें यह बताया कि यासीन मलिक को किसी सरकार ने नहीं बल्कि देश के न्यायालय ने दंड दिया है, तो मिस्टर आंदोलन सिंह टिकैत चुपके से हमारे कान में केवल इरा भाई समझे कर यार कह के पतली गली से निकल लिए। बाद में उनके एक सहयोगी ने हमें बताया कि न्यायालय के मामले में पंगे लेने से डर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अपने गांव के लोगों ने ही हालत ऐसी बना दी है कि कुछ दिनों में स्वयं न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इतने में आंदोलनजीवी टिकैत के पुराने साथी योगेंद्र यादव भी सत्ता के गलियारों में एक सूटकेस लेकर घूमते दिखे। जैसे ही हम उनके पास टिप्पणी लेने पहुंचे तो उन्होंने सूटकेस चुपके से अपने कॉमरेड साथी को थमा के सटक लेने का इशारा किया और हमारे पास आके बिना सवाल सुने ही चिल्लाने लगे, ये सत्ता खून की प्यासी है, आजादी के मतवालों पर बस गोलियां लाठियां चलाना जानते हैं, एक बार फिर आजादी मांग रहे मासूमों पर अत्याचार किया गया है। बिना संदर्भ जाने इतनी बकवास पेलने के बाद जब हमने उन्हें बताया कि योगेंद्र जी आपके जेएनयू के किसी 35 वर्षीय युवा कामरेड छात्र पर कोई लाठीचार्ज या वाटर कैनन नहीं चले हैं, एक आतंकी को सजा हुई है, हम तो उस पर टिप्पणी मांगने आए थे आपसे, तो बिना लय तोड़े उसी स्वर में योगेंद्र जी ने कहा कि वह भी तो एक ही बात है, वो बेचारा भी तो आजादी का मतवाला ही था, गंगा ढाबे से लेके गुलमर्ग तक ये सरकार बस आजादी मांगने वालों को कुचलना चाहती है और अब तो न्यायालय भी इसी सरकार का हो गया है। इस पर हमने योगेंद्र जी से पूछा कि अगर न्यायालय भी इस कथित हिंदूवादी सरकार के कहने पे चल रहा है तो उसने ताजमहल के बंद कमरे खोलने और कुतुब मीनार परिसर में स्थित मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा का अधिकार लोगों को क्यों नहीं दिया। इस पर योगेंद्र जी ने कहा कि ब्रो मेरी उबर आ गई है, मुझे तिहाड़ निकलना है, रास्ते से उमर खालिद के लिए टमाटर भी लेने हैं, आज तो वैसे भी 2 किलो लेने पड़ेंगे। मामला कश्मीर का है तो मैंने सोचा कि घाटी की वीरांगना यानी सुश्री शैला राशिद के विचार तो जानने ही चाहिए। इसी के चलते मैंने उन्हें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिंडर, यहां तक कि भीम यूपीआई तक पे मैसेज कर दिया, परंतु अब तक उन्होंने सभी प्लेटफॉर्म्स पे मेरे संदेश को उसी तरह सीन पर छोड़ रखा है जिस तरह से कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया ने शहला और उमर खालिद के संदेशों को छोड़ रखा है। अंत में मैं स्वयं इस मामले पर टिप्पणी लेने देश के सबसे कूल, कुशल, कर्मठ, कालजयी किशोर युवा और देश के स्वघोषित भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल जी गांधी के पास पहुंचा। मेरे सवाल को सुनकर भावी प्रधानमंत्री ने अल्प विराम के नाम पर 1.5 मिनट लंबा पूर्ण विराम ले लिया, जिससे मुझे कोई बड़ी शिकायत नहीं है, क्योंकि यह आशा रखना कि राहुल जी को अल्प विराम और पूर्ण विराम में अंतर पता होगा वैसा ही है जैसे यह आशा रखना कि देश के लाखों लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर एक आतंकी हत्यारे की उम्र कैद को फांसी में बदलने की मांग को इस देश के न्यायालय द्वारा सुना जाए। हाँ, तो एक लंबे अंतराल के बाद राहुल जी ने बताया कि वे मेरे प्रश्न के विषय में सोच रहे थे, जैसे वे हाल ही में एक साक्षात्कार में सोचते दिखे थे, और इसके बाद उनके मुख से कुछ इस प्रकार के शब्द प्रस्फुटित हुए। देश के गृह मंत्री का नाम अमित है, अमित शब्द में मीट आता है, परंतु देश के गृह मंत्री की तो कोई मीट की दुकान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, नरेंद्र में रेन आता है, तो क्या प्रधानमंत्री जहां चाहे वहां बारिश ला सकते हैं? इसी तरह यासीन के नाम में सिन आता है, सिन का अर्थ होता है पाप। जिस तरह अमित शाह की मीट की दुकान नहीं है, नरेंद्र रेन नहीं ला सकते, उससे यह सिद्ध होता है कि यासीन नाम का व्यक्ति कोई सिन यानी पाप नहीं कर सकता। हमारी डू पॉलिटिक्स की पूरी टीम इस टिप्पणी को डिकोड करने में लगी है, प्रयास जारी है। रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी और इजराइल की मोसाद से भी हमारी बात चल रही है, हमने उन्हें भी यह टिप्पणी भेजी है और जितना जल्दी हो सकेगा हम इसकी सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम भावी प्रधानमंत्री महोदय के इस प्रसंग की व्याख्या देने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।